पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है और रवां साल 7,89,000 से ज़ायद अफराद रोज़गार के बेहतर मौक़े के लिए बैरून मुल्क वो चले गए। प्लान कर लिया, चले गए, ढूंढ रहे मौक़े, और वो बहुत सारी चीज़ें हम ये भी देख रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, क्योंकि अपना मुल्क होता है। लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए तो लगभग 8 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेहतर मुआशी मुस्तकबिल के लिए वो चले गए बैरून मुल्क। और ये सिलसिला कई सालों से जारी है, ये सिर्फ इस साल या पिछले साल की बात नहीं है, और हर साल देखा जाए तो इसमें इजाफा ही हम देख रहे होते हैं। मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, और बदकिस्मती से इस मसले पर कोई बात नहीं कर रहा। सियासी पॉइंट स्कोरिंग हम देख रहे होते हैं, वो चल रही होती है, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की बातें हो रही होती है, लेकिन इस हवाले से कोई ख़ास इकदाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। कोई बात भी नहीं कर रहा होता कि हमारे नौजवानों से कोई ये पूछे कि आखिर वो ये मुल्क छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहब, ये सारे स्टैट्स आपके सामने रखे हैं। इस साल की बात की जाए तो तकरीबन 7.5 लाख से ज़ायद जो है वो लोग चले गए हैं बैरून मुल्क। पिछले साल की बात की जाए तो 8 लाख से ज़ायद अफराद वो मुल्क छोड़कर चले गए। अब इतनी बड़ी तादाद में हम ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं, इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं पाकिस्तान पे? जी, जाहिर है कि जब आपके मुल्क से एक तो मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो रही है, एक या अमीर तर हो रहा है या गरीब तर हो रहा है, और जो मिडिल क्लास है आपकी मतवसत तबका है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ना आपके पास लोअर मिडिल क्लास रही है, ना आपके पास मिडिल क्लास उस तरह से रही है। तो ज़ाहिर है लोग रिफ्यूज ले रहे हैं। अमन व अमान के हालात, सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा, लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि आगे उनके साथ कुछ बेहतर भी हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इतने बुरे हालात पाकिस्तान के नहीं है जितने बुरे हालात दिखा के हमने बना दिए या बन गए में। बुरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को उम्मीद की ज़रूरत है, और उम्मीद लीडरशिप देती है, हुक्मरान देते हैं, रहनुमा देते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से लोग जा रहे हैं वैसे तो जाएंगे, तो जाना पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा मायूस होके जा रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान के अंदर उनको लोगों को उम्मीद दिलाई जाए, लोगों के लिए बेहतर हालात हों, मुआशी हालात बेहतर हों, तो कोई नहीं जाएगा पाकिस्तान छोड़ के। और अनफॉर्चुनेटली हम एक मुआशी और सियासी जमूद का शिकार है। हमें एक सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा आवाम को कि उम्मीद उनके पास हो कि वो अगर यहाँ पर रुकते हैं तो उनके लिए क्या क्या अच्छे मामलात हो सकते हैं, किस तरह के उनके बच्चों के लिए कैसा मुस्तकबिल हो सकता है। इस बात के ऊपर भी लोग जो है मायूस होके जा रहे हैं, जो कि अच्छा और आसमा, जब ब्रेन ड्रेन की हम बात कर रहे हैं, नाकाम हुकूमत क्यों हुई? क्या सिर्फ नाअहली समझा जाए इसको, या कोई और फैक्टर भी था जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया? बड़ा दुरुस्त आपने कहा, इतने बुरे हालात नहीं जितने पोर्ट्रे किए गए हैं। नहीं, इसकी वजह जो है वो नाअहली भी है, लैक ऑफ प्लानिंग भी है, लोगों के लिए उम्मीद ना देना भी है, बेहतर पॉलिसीज़ का ना होना है, पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग का ना होना है, डेवलपमेंट का ना होना है। बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये मसले सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, थर्ड वर्ल्ड के मुख्तलिफ ममालिक के साथ यही इसी तरह के मसाइल हैं। अगर कहीं पे उम्मीद नज़र आएगी तो लोग नहीं जाएंगे छोड़ के। असल मसला ये है कि वो लोगों को होप देना कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, लिहाजा वो ना जाए। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो मायूस होकर पाकिस्तान। बिल्कुल ज़ाहिर है, अगर उनको एक पॉजिटिव साइड दिखाई जाएगी, अब दिखाने वालों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इस टॉपिक पे, कि हमारी यूथ को बता सकें कि नहीं, इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने बुरे हालात जो हैं वो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। आसमा, अभी जिस तरह इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि ज़ाहिर है ये हर मुल्क में होता है, हम देखें पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा कि लोग जा रहे होते हैं बेहतर मौक़ों के लिए। लेकिन जाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका टैलेंट जो है वो किसी और मुल्क में जाए। आप चाहते हैं कि यहीं पर रहे और अपने मुल्क को जाहिर है वो सर्व कर रहा हो। अब ऐसे में बाकी ममालिक जो हैं वो ब्रेन ड्रेन से निपटने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, जब तक आप स्किल्ड जो क्लास है, या जिसे कहना चाहिए एक हुनरमंद
तबका आप नहीं पैदा करेंगे, लोगों को हुनरमंदी नहीं सिखाएंगे, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं उनको देंगे। सबसे बड़ा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ब्लूम है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो आईटी की है। लोग घरों में बैठ के हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए स्किल का होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास जो है वो पढ़ाई का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के पास नहीं है। आपकी सबसे बड़ी यूथ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, यूथ जो है वो तकरीबन दुनिया के मेरे ख्याल है चंद ही एक ममालिक में से जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी आबादी जो है नौजवानों की है। लेकिन वो नौजवान जो हैं वो आपके लिए कारआमद नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास हुनर नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास मौक़े नहीं है। तो अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर मामलात ख़राब होंगे। एक वाहिद एक शोबा आईटी का, अगर आप सिर्फ इसको ही सिलेक्ट कर लें और इसके अंदर आप लोगों को, बच्चों को, जो नौजवान है, क्योंकि फ़ोन तो सबके पास है, ये एंड्रॉयड फ़ोन जो है या जो स्मार्टफोन है ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के पास है, नौजवानों के पास है, उसको ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मसला यही है कि एक स्किल्ड क्लास जो है वो, स्किल्ड लेबर जो है वो डेवलप्ड नहीं है। उसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग के ज़रिए से जो है वो मामलात को देखना चाहिए। और आसमा, बड़ा दुरुस्त आपने कहा प्लानिंग की का फुकदान है। ऐसे में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉलिसी, व्हाट डू यू थिंक, क्या ज़्यादा कारआमद उस वक्त होगी? आईटी के ऊपर फौरी तौर पर जो है वो आपको नौजवानों के लिए विंडोज़ और आपके ज़र मुबादला के लिए भी बेहतरीन है। आपकी भी एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ेंगी आईटी की। ये तो शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म के ऊपर तो ना सिर्फ ये बल्कि आप जो दीगर चीज़ें हैं उसके ऊपर भी, मसलन आप डेयरी फार्मिंग आपकी सबसे ज़्यादा दुनिया भर में मेरे ख्याल है टॉप 3 कंट्रीज़ में आपकी आती है। उसको जो है वो एक्सेल करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। माइनिंग है आपके अंदर, यानी बेतहाशा चीज़ें हैं, मगर करने की नीयत तो हो, प्लानिंग तो हो। हर ज़िले की सतह के ऊपर, हर सूबे की सतह के ऊपर जो है वो क्यों नहीं नौजवानों के जो ग्रुप्स हैं वो तश्कील दिए जाते, क्यों नहीं उनको जो है वो स्किल्ड एजुकेशन की तरफ लाया जाता, क्यों नहीं बाहर के मुल्कों को, इस वक्त बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान यानी लेबर की ज़रूरत है, लोगों को वहाँ पे उनकी आबादी नहीं है नौजवानों की, और हमारे पास बेरोज़गार इतने हैं, हम उनको स्किल्ड करें और उनको बाहर भेजें ताकि वो पाकिस्तान को वापस पैसे जो है वो भेजें। हाँ। तो ये एक मेरा ख्याल है इसके ऊपर मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि अगले 5-10 साल के अंदर पाकिस्तान के ये जो नौजवान हैं इनके लिए क्या प्रोग्राम है और इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इनको कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है। ये बड़ा दुरुस्त है कि ज़रूर जाएं, लेकिन हमें ये देखना कि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किन मुल्कों में अपने उन नौजवानों को स्किल्ड करके भेजा जा सकता है कि फिर ब्रेन ड्रेन वाला एलिमेंट ना हो, लेकिन हाँ हमारा ह्यूमन रिसोर्स ज़रूर जाए उन मुल्कों में जहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे में जब हम देखते हैं आसमा, तो मुआशी अदम इस्तेहकाम ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मायूसी के लिए, कि हमारा नौजवान मायूस है कि चूँकि पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वो इसलिए चाहता है कि बस मैं निकलूं यहाँ से, चूँकि मुझे नहीं पता कि ये स्टेबिलिटी कब आएगी। तो मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है, आपको क्या लगता है, क्या वो ये सोच रखती है कि स्टेबिलिटी आए, वो चाहे फिर पॉलिटिकल है या फिर इकोनॉमिक है, चूँकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं इस वक्त? देखिए, मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा जब आपके यहाँ एक सियासी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपकी एक फ़िज़ा जो है वो बेहतर बनेगी। उस फ़िज़ा के अंदर मैसेज होगा पूरी दुनिया के लिए भी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक मौसर मुल्क है, पाकिस्तान अपने बारे में संजीदा है, संजीदा पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उम्मीद देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर रह के भी, कमा के भी आप बेहतरीन अर्न कर सकते हैं, मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी। तो मेरा ख्याल है ये सब किया जा सकता है। इसके लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत है, एक रहनुमा की ज़रूरत है, रहनुमाओं की ज़रूरत है कि जो लोगों को बताएं कि भाई ये जो मुल्क है ये कायम रहने के लिए बना है और इसको कायम रहना है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं और होनी है और होनी चाहिए। मेरे ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से, मगर और हो सकती हैं, मगर लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंच रहा कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर रह के आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। उनको उम्मीद की ज़रूरत है जो कि उन तक नहीं पहुंच रही। आसमा, जिन्होंने ज़ाहिर
पैगाम पहुंचाना है, उनका भी तो एक तरह से उनमें भी तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है तो जाहिर है वो आवाम को बताएं मिलके। अब सियासी तौर पे अगर हम देखा जाए तो मुल्क में शदीद तकसीम की सूरत हाल है। सियासी जमातों के दरमियान जाहिर है बात होती है कि डायलॉग होगा, बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपेरेंटली हम देख रहे होते हैं कि ख्वाहिश जाहिर की जा रही होती है, ऑफर की जा रही है, पर एक्चुअल हमने कुछ होते नहीं देखा। आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का कोई इम्कानात देख रही हैं? देखिए, ग्रैंड डायलॉग की मुझे तो इस वक्त कोई इम्कान जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, सियासी लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होने को तैयार नहीं है, हुकूमत भी जो है वो हुज्जत तमाम करती है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में कोई सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बैठ के बात करेंगी या वो कोई मामलात को तय करेंगी। अगर ये पार्लियामेंट से बाहर और सियासतदानों के अलावा ही मामलात तय होने हैं तो फिर तो यही लड़ाई झगड़ा रहेगा। जब तक सब मिल के बैठ के एक जगह पे बात नहीं करेंगे और मामलात को तय नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह की एक अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो रहेगी। और इसके लिए किसी न किसी को कदम बढ़ाना है, लेकिन वो कौन होगा जो कदम बढ़ाएगा, वो कौन होगा जो कि अपने सियासी मफादात को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके लिए पाकिस्तान के अवाम को भी सोचना चाहिए कि वो जमातें जो कि आपस में बैठने को तैयार नहीं है, वो जमातें किसी और तरफ देखती हैं, और वो किसी और तरफ देखने से जो है वो मसाइल जो है वो हल नहीं होते, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सियासी जमातों को ही जो दुरुस्त फोरम है वहाँ पर बात होनी चाहिए। क्योंकि आपने खुद अभी इमरान खान का जिक्र भी कर दिया कि वो तैयार नहीं है बातचीत के लिए, और जो इस वक्त PTI के दरमियान अंदरूनी जो इख्तलाफात की खबरें हैं, चूँकि इससे पहले हमने शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से बात भी की, और आज चूँकि दिन बड़ा अहम है PTI के लिए कि खुद इमरान खान साहब ने एक तो एडमिट किया था कि ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को बुलाया भी था। तो क्या नज़र आ रहा है आपको PTI का मुस्तकबिल? चूँकि कुछ खबरें आई कि ग्रुप्स हैं, फिर आएंगे ग्रुप्स ज़्यादा हैं, अब ऐसे में आपको क्या नज़र आ रहा है PTI का मुस्तकबिल? देखिए, पार्टियों के मुस्तकबिल तो रहनुमाओं के साथ होते हैं, और ज़ाहिर है जब तक इमरान खान साहब हैं उनकी जमात एक मजबूत जमात है, मकबूल जमात है, और ये इख्तलाफात सामने आते रहेंगे। ये मेरा ख्याल है कि कोई वक्त इख्तलाफात होते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। मेरे नज़दीक ये हर जमात के अंदर मामलात इसी तरह के हैं, ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा ख़तरा तहरीक इंसाफ से ही है। अच्छा। किसी और जमात से उनको इतना ख़तरा नहीं है, और अगर इसी तरह से ये आपस में गुत्थम गुत्था रहे और इसी तरह से एक दूसरे के साथ लड़ाई और जो मामलात हैं वो ख़राब रहे, तो फिर चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी पार्टी के अंदर, ना ही एक यकसुई के साथ जो है वो अवाम की आवाज़ बनेंगे, जो कि पाकिस्तान की वो अपोजिशन है, उनको अवाम की आवाज़ बनने की इस वक्त बिल्कुल ठीक हो गया। आसमा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।